अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और अपने इस चैप्टर का आगाज़ हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था, जिसमें हमने देखा था कि रोशनी के बारे में मुख्तलिफ़ साइंसदानों के क्या क्या नज़रियात थे। फिर हमने ये बात तय कर ली थी कि रोशनी को मौजी भी समझा जाएगा, यानी रोशनी को वेव भी समझा जाएगा, और रोशनी को ज़र्रा यानी कि पार्टिकल भी समझा जाएगा। अब अगर रोशनी वेव है तो हमने रोशनी की रिफ्लेक्शन को भी समझ लिया था। आज मज़ीद इस कदम को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि रिफ्लेक्शन की कितनी किस्में हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स की मज़ीद क्या ख़ुसूसियात हैं। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हमने रोशनी की रिफ्लेक्शन में ये देख लिया था कि रोशनी की रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। हमने ये कहा था कि जब रोशनी किसी ख़ास मीडियम से होती हुई किसी दूसरे मीडियम की सतह पर पड़ती है तो उस सतह से टकराने के बाद वो पहले मीडियम में वापस लौट जाती है, और इसको हमने नाम दिया था रोशनी की रिफ्लेक्शन का। मैंने अपना आखिरी लेक्चर इस बात पे ख़त्म किया था कि ये रिफ्लेक्शन की इकसाम कितनी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर उसी बात से शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन की दो इकसाम होती हैं। नंबर 1 बाकायदा रिफ्लेक्शन, जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, और नंबर 2 इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या बेकायदा रिफ्लेक्शन। ये बाकायदा रिफ्लेक्शन और बेकायदा रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं, आइए अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग दे लेता हूं बाकायदा रिफ्लेक्शन, जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शंस भी कहा जा सकता है। रिफ्लेक्शन की आपने दो कवानीन भी पढ़े थे। वो रिफ्लेक्शन के कवानीन अगर पूरे हो रहे हों तो उस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम नाम देंगे बाकायदा रिफ्लेक्शन का। स्टूडेंट्स, बाकायदा रिफ्लेक्शन किस तरह से दिखाई देगी, चलें मैं आपके सामने एक सरफेस यानी सतह ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं चाहता हूं कि इस मीडियम पे मैं लाइट की रेज इंसिडेंट करवाऊं, तो स्टूडेंट्स ये लाइट की रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जैसे ही ये किसी खास जगह पे टकराएंगी, जिसे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का नाम दिया था, तो यहां से टकराने के बाद ये दोबारा पहले मीडियम में लौट जाएंगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स देखें कि अगर मैं इनके दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दूं, इस जगह पे भी नॉर्मल ड्रा करूं और इस जगह पे भी नॉर्मल ड्रा करूं, तो यहां पे बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस बनने वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। आपने इधर देखा कि अगर रोशनी की शुआएं किसी हमवार सतह पे पड़ती हैं तो जिस तरह से वो आ रही हैं उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, वापस मुड़ जाएंगी। स्टूडेंट्स, इस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं बाकायदा रिफ्लेक्शन का। बाकायदा रिफ्लेक्शन के लिए शर्त यह है कि जिस सतह से रिफ्लेक्शन हो वो सतह इंतहाई हमवार होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं कि बाकायदा रिफ्लेक्शन के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन हमेशा हमवार सतह से होनी चाहिए, और जैसे ही हमवार सतह से रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन के जो दो कवानीन हमने पढ़े वो यहां पे पूरे होंगे, और उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होगी हम उसको बाकायदा रिफ्लेक्शन कहेंगे। और स्टूडेंट्स यही असल रिफ्लेक्शन होती है। स्टूडेंट्स दूसरी किस्म क्या है, दूसरी किस्म को मैं नाम दूंगा बेकायदा रिफ्लेक्शन। इसको आप इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे हमने पढ़ा कि बाकायदा रिफ्लेक्शन के लिए जो सतह है वो बिल्कुल हमवार होनी चाहिए। अब अगर सतह ना हमवार हो तो फिर क्या फर्क पड़ेगा रिफ्लेक्शन पे।
स्टूडेंट्स जैसे ही ये इंसिडेंट रेज यहां पे आएंगी, आपने देखा है खास एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। लेकिन अगर सतह हमवार होने की बजाय कोई गैर हमवार सतह हो, कुछ इस तरह की, तो स्टूडेंट्स यहां पे पड़ने वाली लाइट की रेज, अगर ये रे यहां पे आके पड़ रही है, ये वाली रे इस पॉइंट पे आके पड़ रही है, हर एक का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग अलग शो करवा रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स जब ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो ये रिफ्लेक्शन के कवानीन को मद्देनजर नहीं रखेंगी। कोई हो सकता है इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, कोई बिल्कुल सीधी चली जाए, और स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कोई इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब अगर मैं हर जगह पे यहां पे नॉर्मल गिरा दूं, इस जगह पे भी नॉर्मल गिरा दूं और इस जगह पे भी नॉर्मल गिरा दूं, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहां पे बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे बनने वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा, और बिल्कुल स्टूडेंट्स इस जगह पे भी बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होंगे। अब हमने रिफ्लेक्शन के कवानीन में एक कानून ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो अब चूंकि वो वाली शर्त यहां पे पूरी नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि यहां पे जो रिफ्लेक्शन है वो बेकायदा हो रही है, कवानीन को फॉलो नहीं कर रही। ये रिफ्लेक्शन हो तो रही है लेकिन उन कवानीन के मुताबिक नहीं हो रही जिनके मुताबिक हम रिफ्लेक्शन को बाकायदा रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो पॉइंट मैं लिखूंगा वो पॉइंट ये है कि बेकायदा रिफ्लेक्शन के लिए जो सतह है वो नाहमवार होगी। ये लें जी। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि बताएं बाकायदा रिफ्लेक्शन और बेकायदा रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है स्टूडेंट्स, तो आप ये जवाब देंगे कि अगर रिफ्लेक्शन किसी हमवार सतह से हो रही है तो उस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम बाकायदा रिफ्लेक्शन कहेंगे, और अगर रिफ्लेक्शन किसी नाहमवार सतह से हो रही है तो उसको हम नाम देंगे बेकायदा यानी कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स ये तो मैंने हमवार और नाहमवार सतहों का आपके साथ जिक्र कर दिया। अगर रिफ्लेक्टिंग सतहें अगर स्फेरिकल हों तो तब रिफ्लेक्शन किस किस तरह से होगी, तो उसको समझने के लिए हम अपना अगला आर्टिकल स्फेरिकल मिरर्स शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि रिफ्लेक्शन हमवार सतहों से और ना हमवार सतहों से किस किस तरह हो सकती है। अब अगर वो सतहें बजाय हमवार या ना हमवार होने के स्फेरिकल हो जाएं, यानी कि रोशनी की रिफ्लेक्शन जिस सतह से हो वो स्फेरिकल हो। स्टूडेंट स्फेरिकल के लिए आप कंसीडर कर लें एक टेनिस बॉल, वो बॉल जो कि आप क्रिकेट में यूज करते हैं या खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स अगर उस जगह से मैं रोशनी की रिफ्लेक्शन करवाना चाहूं तो वो रिफ्लेक्शन जिस चीज से होगी उसको मैं कहूंगा कि ये स्फेरिकल मिरर है। मिरर आप जानते हैं कि आपके घरों में भी लगे हुए हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो रोशनी की रिफ्लेक्शन की मदद से आपको कोई ना कोई इमेज बना के दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसकी तारीफ समझना होगी। स्टूडेंट चलें सबसे पहले मैं तारीफ लिख देता हूं ताकि चीजें समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह किसी ग्लास या प्लास्टिक के खोखले सफेयर का हिस्सा हो, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ये ले स्टूडेंट्स मैंने तारीफ तो आपके सामने कर दी, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको सिर्फ तारीफ से स्फेरिकल मिरर की समझ नहीं आएगी। तो चलें स्टूडेंट्स मैं आपके सामने एक स्फेयर बनाऊंगा और उस स्फेयर से किस तरह से मिरर बनाया जाता है वो आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि ये मेरे पास कोई स्फेयर है।
अब अगर मैं चाहता हूं कि ये स्फीयर रोशनी की रिफ्लेक्शन करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कोटिंग करनी पड़ेगी, इस पे किसी भी मटेरियल की तह चढ़ानी पड़ेगी और वो तह किसी ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करवा सके। अब यहां पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मैं जो तह चढ़ाना चाह रहा हूं मैं इसके बाहर भी तह चढ़ा सकता हूं और इसके अंदरूनी हिस्से पे भी तह चढ़ा सकता हूं। ये मेरे पास ऑप्शंस हैं और इन्हीं ऑप्शंस की बिना पे स्फेरिकल मिरर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, पहले मैं एक हिस्सा बना के आपके सामने उसे रखता हूं, आपको उसके मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको बताता हूं, फिर वहां से मजीद अपनी डिस्कशंस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब फर्ज करें मैंने कहा कि मैंने इसके ऊपर किसी मटेरियल की तह चढ़ानी है। वो मटेरियल स्टूडेंट्स क्या होगा? सबसे पहले कि जो इस मिरर पे जिस मटेरियल की तह चढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, वो सिल्वर की एक बारीक सी तह होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं यहाँ पे जो कोटिंग करूंगा वो लेड ऑक्साइड की कोटिंग होगी। स्टूडेंट्स, अब ये लेड ऑक्साइड और सिल्वर मिलकर उस जगह को जो कि स्फीयर है उसको बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिंग सतह बना देंगे। अब अगर मैं क्या करूं, देखें हमारे पास स्फीयर भी आ गया और स्फीयर के अंदर कोई चीज नहीं है और हमारी डेफिनेशन यही कह रही है कि एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह किसी खोखले स्फीयर, खोखला कहते हैं ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जिस तरह से टेनिस बॉल आप जिसके साथ खेलते हैं उसको अगर आप दरमियान में से काटें तो आपको अंदर कोई भी चीज नजर नहीं आएगी, तो हम कहेंगे कि वो अंदर से खोखला स्फीयर है, होलो स्फीयर है। अब स्टूडेंट्स, हिस्सा ये कीवर्ड है। हिस्से का मतलब ये है कि अगर मैं इस मिरर का कोई इतना हिस्सा काट लूं स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, जी तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है अगर उसे अलग करके दिखाना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से दिखाऊंगा। अब हमने क्या किया हुआ है कि इसकी बैरूनी सतह को रिफ्लेक्टिंग बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स, ऐसा मिरर कि जिसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हमने रिफ्लेक्टिंग सतह की माहियत पर उसकी ये चीज डिसाइड करके कि स्फीयर की अंदरूनी सतह रिफ्लेक्ट करेगी या बैरूनी सतह पे रिफ्लेक्ट करेगी, उस बिना पे हमने स्फेरिकल मिरर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा मैंने आपके सामने बना दिया कि जब स्फेरिकल मिरर का बैरूनी हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा तो उस मिरर को स्टूडेंट्स मैं नाम दूंगा कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर क्या होता है ये आपने देख लिया कि किस तरह से कन्वेक्स मिरर बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी स्फीयर का अंदरूनी हिस्सा रिफ्लेक्टिंग बना दूं तो वो किस तरह से होगा? स्टूडेंट्स, फर्ज करें मैं इसी स्फीयर को इस जगह पे बनाता हूं ताकि दूसरे मिरर की जितनी भी डिस्कशन हो वो हम अलग साइड पे करें। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से एक स्फीयर लेता हूं और वो स्फीयर अंदर से खोखला होना चाहिए। अब बैरूनी सतह पे रिफ्लेक्टिंग वाला मिरर तो हमने पढ़ लिया, अब मैं चाहता हूं कि इसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो सिल्वर की कोटिंग पहले मैंने बैरूनी साइड पे की थी अब मैं उसे अंदरूनी साइड पे कर दूंगा और इसी तरह से इसके ऊपर जो मैंने लेड ऑक्साइड की कोटिंग करनी है वो मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सतह किसी खोखले स्फीयर का हिस्सा हो, हिस्सा है तो चलें हम इसका कुछ हिस्सा यहां से जब काट लेंगे तो हमारे पास जो मिरर दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से दिखाई देगा कि अब इसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होगी। इसकी अंदरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होने का क्या मतलब है कि अब जो लाइट यहां से आएगी, मिसाल के तौर पे लाइट यहां से आ रही है तो लाइट जैसे ही यहां से आएगी तो अंदरूनी सतह से रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ जाएगी। और स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में ये उसकी बैरूनी सतह है और ये बैरूनी सतह से जैसे ही लाइट आएगी और लाइट आने के बाद उसकी बैरूनी सतह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमने अंदरूनी सतह को रफ बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स, अंदरूनी सतह को रफ बनाने का मकसद ये है कि हमने जो पॉलिश की वो सिर्फ बैरूनी साइड पे की और इस सूरत पे रफ बनाया हुआ है स्टूडेंट्स बैरूनी सतह को। इस बैरूनी सतह को रफ बनाने का मतलब ये है कि अंदरूनी सतह पे हमने पॉलिश की हुई है, तय चढ़ाई हुई है अपने उस मटेरियल की जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करता है।
अब स्टूडेंट्स बारी है उन टर्मिनोलॉजीज को समझने की जिनकी मदद से आप स्फेरिकल मिरर्स के एक एक हिस्से को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। चलें वो टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स होगा कुछ इस तरह कि ये जो स्फेयर है, हम जानते हैं इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी है। ये मैंने आपके सामने लगा दिया। अगर इसको मैं C लिख दूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, C स्टैंड्स फॉर सेंटर। अब ये सेंटर उस स्फेयर का हिस्सा है जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सेंटर को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो मैं यहां पे पॉइंट्स लिखता जाता हूं ताकि मुझे जब उसकी डेफिनेशन करनी है तो मैं बारी बारी उसकी डेफिनेशन आपके सामने करता चला जाऊं। ये ना स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है तो आप उसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे ये अभी मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स? उसको लिखने का तरीका है कैपिटल C, बड़े C के जरिए आप इसे लिखेंगे। आप अपनी छोटी क्लासेस के अंदर मैथ्स के अंदर यह पढ़ते हैं कि सेंटर से बाउंड्री तक मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं स्टूडेंट्स। रेडियस R के जरिए अगर मैं लिख दूं तो कोई गलत बात तो नहीं है, नाम ही देना है, जिससे मर्जी दे दें। तो अब वो रेडियस जो कि अब रेडियस किसका है स्टूडेंट्स? उस स्फेयर का जो कि रिफ्लेक्टिंग है। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से करेंगे और ये क्या कहलाएगा? इसका खास नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका खास नाम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट्स क्या है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सेंटर ऑफ स्फेयर की हमने तारीफ की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की तारीफ भी इसी तरह से करेंगे कि स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये ना स्टूडेंट्स, और हमने इसको क्या नाम दिया है? किस तरह से लिखेंगे? R के जरिए लिखेंगे। अब हम चलते हैं एक और नई इस्तेलाह की तरफ जो कि हम स्फेरिकल मिरर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब जानते हैं आप कि ये जो मिरर है जिसका मैंने कुछ सतह आपके सामने हाईलाइट की, इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना। अब इसके सेंटर को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स पोल का। क्या नाम देते हैं उसको? पोल का। पोल की पहले हेडिंग आपके सामने लिख देता हूं, उसके बाद इसकी तारीफ भी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि स्फेरिकल मिरर के सेंटर को या उसके वस्त को हम पोल का नाम देते हैं। तो चलें इसकी तारीफ कुछ इस तरह से लिखेंगे कि स्फेरिकल मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसका एक मजीद नाम भी है, इसको किला भी कहते हैं। किला को स्टूडेंट्स वर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब पोल को हमने किस तरह से लिखा? पोल को हमने नाम दिया है जी इस मिरर के अंदर P का। अब वो वाली लाइन जो कि इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएगी, जो कि मैंने इस तरह से दिखाई, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। तो चलें हम एक और डेफिनेशन यहां से बना लेंगे जिसका नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस।
स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल एक्सिस की तारीफ आप किस तरह से करेंगे, तो चलें मैं आपके सामने बोल तो चुका हूं, लिख भी देते हैं। क्या स्टूडेंट्स कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स हमने अब तक 4 डेफिनेशंस कर ली हैं, मजीद डेफिनेशंस भी हैं इसकी, देखते हैं वो क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ने कोई ना कोई इमेज बना के देना है। याद रखें कि इमेज हमेशा उस सूरत में बनता है कि जब रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी की रेज किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं। किस तरह से मीट करती हैं स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। स्टूडेंट्स फर्ज करें कि ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ये मैं आपके सामने दोबारा बना देता हूं ताकि समझने में मजीद आसानी हो। इसकी एक सतह को मैंने रफ कर दिया और इसकी अंदरूनी सतह इंतहाई रिफ्लेक्टिंग है, जिसकी वजह से अंदरूनी सतह रिफ्लेक्ट करेगी। अब स्टूडेंट्स जैसे ही मैं रोशनी की मुख्तलिफ रेज को इस डायरेक्शन में भेजता हूं तो स्टूडेंट्स ये रेज टकराने के बाद कोई इस डायरेक्शन में आएगी, ये रे टकराने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। तो स्टूडेंट्स देखें जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिलेंगी उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा प्रिंसिपल फोकस का, यानी कि वो जगह, वो पॉइंट कि जिसके ऊपर रोशनी की रेज सिमट जाती हैं, इसका मतलब है कि उस जगह पर मीट करेंगी, जिस जगह पे मीट करेंगी उस जगह पे एक इमेज बन जाएगा। अब इसकी तारीफ करनी है तो इसकी तारीफ अभी हम कुछ देर में कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम प्रिंसिपल फोकस की तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि पहले प्रिंसिपल फोकस की हम हेडिंग देंगे और हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट है, वो वाला पॉइंट है कि जहां पे रोशनी की रेज सिमट जाती हैं। तो चलें इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज सिमट कर एक पॉइंट से गुजरती हैं। और स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को या तो प्रिंसिपल फोकस कह दें या फोकस पॉइंट कह दें। ये ना स्टूडेंट्स हमने प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट की तारीफ कर दी। अब हमने यहां पे देखा कि आने वाली रेज कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट एफ पे मिल गई हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि रेज आई हैं पैरेलल, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट की तरफ सिमट रही हैं। इस वजह से इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये रेज कन्वर्ज हो रही हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर का नाम भी देते हैं। अब अगर कन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो चलें हम देखते हैं कि फर्ज करें कि ये मिरर का कोई पोल है और ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है जो कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई गुजर रही है। अब अगर यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो रेज स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल इस तरह से। और जो नीचे आने वाली रेज हैं वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी। अब देखें यहां पे रेज किसी पॉइंट पे मिल नहीं रही का मतलब क्या है कि यहां पे रेज बजाय सिमटने के फैल रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर का भी नाम देते हैं। अक्सर एग्जामिनर डायरेक्ट कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का जिक्र नहीं करता सवाल में, वो कहता है कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। स्टूडेंट्स
अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका प्रिंसिपल फोकस कहां पे होगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम एक तरकीब यहां पे लगाते हैं। वो तरकीब ये होगी कि ये जितनी भी रिफ्लेक्टिंग रेज हैं इनको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड किस तरह से करूंगा कि ये वाली लाइन इस जगह से गुजरेगी, ये वाली लाइन कुछ इस तरह से गुजरेगी, ये वाली लाइन भी कुछ इस तरह से गुजरेगी, ये वाली लाइन इधर से गुजर रही है और ये वाली लाइन कुछ इस तरह से गुजर रही है। तो स्टूडेंट्स वो वाला पॉइंट कि जहां पे ये रोशनी की तमाम रेज मिलेंगी उसको मैं नाम दूंगा प्रिंसिपल फोकस का। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये वाली रोशनी की रे कुछ इस तरह से इस पॉइंट से गुजर रही है, ये वाली रे कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे, ये वाली रे कुछ इस तरह से, और जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी इस पॉइंट एफ से गुजरती हुई मालूम होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे रेज एक्चुअली हकीकी तौर पे नहीं सिमटती बल्कि सिमटती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे फोकस को हम नाम देते हैं कि ये वर्चुअल फोकस है। तो यहां पे हम ये लिख देंगे कि जो कनकेव मिरर है, चूंकि हकीकी तौर पे यहां पे रेज फोकस हो रही हैं तो हम कहेंगे कि इसका रियल फोकस है। और स्टूडेंट्स जो कन्वेक्स मिरर यानी कि डाइवर्जिंग मिरर है वहां पे रेज असल में फोकस नहीं हो रही बल्कि फोकस होती हुई मालूम हो रही हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं वर्चुअल। वर्चुअल को स्टूडेंट्स कहते हैं गैर हकीकी। अब एक और चीज है जो यहां पे बयान करने वाली रह गई स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स फोकल लेंथ की तारीफ हम कुछ इस तरह से करेंगे कि प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो फासला है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। चलें इसकी तारीफ लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल फोकस, जिसको मैं कैपिटल एफ कह रहा हूं, और पोल जिसको हमने पी कहा है, के दरमियान फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फोकल लेंथ की तारीफ भी कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फोकल लेंथ को डिनोट किस तरह से करेंगे। अगर इसे हमने डायग्राम में जाहिर करना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम छोटे एफ का सहारा लेंगे। प्रिंसिपल फोकस के लिए एफ बड़ा लिखेंगे लेकिन फोकल लेंथ के लिए एफ छोटा लिखेंगे। अब चूंकि फोकस कनकेव मिरर के लिए कुछ अलग था, कन्वेक्स के लिए कुछ अलग है, तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ भी कनकेव मिरर की कुछ और होगी, कन्वेक्स मिरर की कुछ और होगी। स्टूडेंट्स वो कुछ और क्या है? हम कहेंगे कि कनकेव मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो मस्बत होगी, और कन्वेक्स मिरर के केस में ये फोकल लेंथ स्टूडेंट्स मनफी होगी। ये आपने बातें याद रखनी है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी आर्टिकल हैं वहां पे ये बातें बार बार इस्तेमाल होंगी। आज इस लेक्चर में ये चीजें इतनी डिटेल से पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आइंदा आने वाले लेक्चर्स में जितनी ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद होंगी, आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए आसानी उतनी ही होगी। स्टूडेंट्स फोकल लेंथ के लिए एक फार्मूला भी है हमारे पास कि जब हमें फोकल लेंथ पता ना चल रही हो कि किस जगह पे फोकल पॉइंट है, हमें नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फार्मूला है r/2। ये r हमने क्या पढ़ा था? ये r को हमने नाम दिया था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो बातें सीखी हैं उसको याद रखिएगा क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में ये चीजें बार बार इस्तेमाल होंगी। आपकी याद दहानी के लिए ये चीजें मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। क्या कि हमने ये देखा कि कन्वेक्स मिरर की बैरूनी सतह रिफ्लेक्ट करेगी, कनकेव मिरर की अंदरूनी सतह रिफ्लेक्ट करेगी, एक चीज। नंबर 2, हमने ये देखा कि कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होगा, कनकेव मिरर का फोकस रियल होगा। तीसरी हमने ये चीज देखी कि कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होगी वो मनफी होगी
और कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगी वो मस्बत होगी। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इमेज की कि ये जो इमेज बनाएंगे ये किस तरह का बनाएंगे, क्योंकि मिरर्स का काम क्या है, असल मकसद तो मिरर्स का है इमेज बनाना। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कनकेव मिरर के केस में बनने वाला इमेज हमेशा रियल होगा, हमेशा। क्या ये ठीक कहा? अभी देखते हैं। कन्वेक्स मिरर के केस में बनने वाला इमेज ये तो हमेशा वर्चुअल होगा। स्टूडेंट्स जो मर्जी हो जाए, आपके सामने अगर कोई चीज आ जाए कि आपसे ये कहा जाए कि इमेज बन रहा है और इमेज बनाने वाला मिरर कन्वेक्स है, तो आपने आंखें बंद करके वर्चुअल के ऊपर टिक कर देना है। अब सवाल पैदा होता है कनकेव का कि कनकेव मिरर से बनने वाला इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो स्टूडेंट्स कनकेव मिरर के पास दोनों ऑप्शंस हैं, वो रियल इमेज भी बना सकता है, वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। ये रियल इमेज किस तरह से बनाएगा, वर्चुअल इमेज किस तरह से बनाएगा, ये सीखने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, हम मज़ीद एक कदम आगे बढ़े रोशनी के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। हमने रिफ्लेक्शन की इकसाम भी सीख ली और ये भी देख लिया कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर से जुड़ी मुख्तलिफ इस्तिलाहात के बारे में भी हमने सीख लिया, उनकी तारीफ़ भी समझ ली। मज़ीद इसी सफ़र को बढ़ाएंगे अपने आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।